और रुक करते हैं खबरों का, जो कि राजस्थान से हैं। बता दें आपको 2024 के चुनावी रण का आगाज हो चुका है। सीकर में बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने नामांकन भर दिया है, तो वहीं सीएम भजनलाल भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपना संबोधन भी दिया। बता दें आपको आज नामांकन भरने पहुंचे थे बीजेपी प्रत्याशी और ऐसे में उनके साथ सीएम भजनलाल भी मौजूद थे। सुमेधानंद सरस्वती ने अपना नामांकन भरा और इसी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने अपना संबोधन भी दिया और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 के रण का आगाज हो चुका है। राजस्थान में भी अब नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीकर में बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने अपना नामांकन भरा और सीएम भजनलाल भी उनके साथ मौजूद थे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपना संबोधन भी दिया और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। मैंने भी देखा है क्योंकि मेरे साथ सांसद भी रहे और ये भाग्यशाली है सीकर की जनता कि ऐसे जनसेवक और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से ये जीतेंगे निश्चित रूप से। 5 लाख पार और 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। देखिए, ये तो पार्टी का जो भी निर्देश है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं सोचती हूँ कि कोई भी हम में से ऐसा है ही नहीं। और वैसे भी इस बार पार्टी ने भी संगठन को महत्व दिया है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे दूसरे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, सबको संगठन ने इस बार मौका दिया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने आपके बीच में जो हम विधानसभा के अंदर आपके बीच में जो वायदा लेकर के हम गए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारी ईआरसीपी की योजना, यमुना जल की योजना, इसके अलावा सबसे पहले क्या चाहिए आदमी को? सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। हमने ईआरसीपी 13 जिलों के लिए, जो आज 21 जिले उनके लिए काम किया है। 3 जिले शेखावाटी यमुना जल से जोड़ेंगे और हमारा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर को भी जोड़ने का काम किया है। 15 किलोमीटर पंजाब के अंदर नहर में वो कच्ची नहर है और वो कच्ची नहर में पानी आता है तो रिस जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है तो टूट जाती है। हमारे इस इंदिरा गांधी नहर में, गंगा नहर में पानी नहीं आ पाता है। हमने उसके लिए भी 350 करोड़ पक्की करने के लिए वो भी हमने मंजूरी की है और वो भी पक्की होने वाली है, जिससे राजस्थान में पानी की कमी नहीं हो। पोंग डैम से पानी आता था राजस्थान के लिए। एक बार पंजाब के अंदर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई तो उन्होंने उसको कम कर दिया, उसमें 10 फुट का भराव क्षमता कम कर दी। आप बताइए, जब डैम भरता है तो नीचे से तो सकरा होता है, ऊपर जाके बड़ा होता है कि नहीं होता है? 10 फुट पानी कितना होता है? अगर राजस्थान का हिस्से का पानी, अगर वो डैम पूरा भर जाएगा तो राजस्थान के हिस्से का पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने आर.के. सिंह जी को पत्र लिखा कि भाई जी, ये 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जब आतंकवाद पंजाब के अंदर था उस समय बाढ़ आई थी, वो हमारा 10 फुट पानी बंद कर दिया, कम कर दिया, उसे बढ़ाइए। हमारा 10 फुट पानी बढ़ेगा तो हमारा पानी अब तक तो नाचना जैसलमेर नागौर तक जाता है, ये हमारा बाड़मेर तक पानी जाता है। उन्होंने कहा भाई जी, आप, हमने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपका जितना ज्यादा पानी बढ़ सकता है हम बढ़ाने का काम करेंगे। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, उदयपुर के अंदर आधा पानी हमारा इधर आता था जो बंगाल की खाड़ी में जाता था, आधा अरब सागर में जाता था। लेकिन अरब सागर का पानी कोई काम नहीं आता, थोड़ी देर चलता था, वो गुजरात के माध्यम से अरब सागर में पहुंच जाता था। हमने उसका भी उद्घाटन किया, देवास योजना का। हमने टनल के माध्यम से पानी को रोक करके और उस पहाड़ों में टनल के माध्यम से उस पानी को भी हम इधर ला रहे हैं, जैसे उदयपुर का, राजसमंद का, चित्तौड़ का भला हो सके। अगर ज्यादा बारिश हो तो उसका पानी भी बीसलपुर में आए, जिससे आधे राजस्थान की प्यास बुझने का काम हो। यह भी काम हमने किया है। इतना बड़ा बिजली का समझौता, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में आने वाले 3 साल में हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर होंगे हम। 1,65,000 करोड़ का समझौता, 1,65 लाख का एक समझौता किया है। 2.25 लाख करोड़ के हमने समझौता किए हैं
और अब वो समझौता हमारे आने वाले समय में लागू होंगे। राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली की हमारे किसान को आती है। हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारा किसान सुबह 9 बजे जाएगा खेत में, शाम को 5 बजे 6 बजे बंद करके आएगा, क्योंकि रात को जब भी तो खाना खाने बैठता है और जब भी लाइट आ जाती है तो खाना भी नहीं लेकर के किसान चला जाता है। किसान जैसे सरकारी व्यक्ति अपनी दफ्तर को जाता है, ऐसे ही खेत में जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लाइट मिलेगी। चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर विष्णु जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विष्णु, आपसे जानेंगे, आज चुनावी रण में शंखनाद तो कर दिया है चुनाव प्रचार का, नामांकन भी भर दिया है सुमेधन ने, लेकिन यहाँ राह अभी कितनी मुश्किल और बची है आगे? जी, वैसे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो चुनावी कमान है अब की बार राजस्थान की, वो अपने ही हाथों में ले रखी है और लगातार जगह जगह वो खुद ही जा रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और दौरे लगातार कर करके और जो अपनी सरकार की 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते हुए चले आ रहे हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो सुमेधानंद सरस्वती जी के सामने अमराराम कामरेड जो कि सीपीएम का था और भुवनेश्वर से गठबंधन किया है, तो राय काफी मुश्किल नजर आ रही है इसमें सुमेधानंद सरस्वती जी, क्योंकि तीसरी बार हैट्रिक लगाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, तो उन्हीं चेहरे जो वोट मिल रहे हैं राजस्थान में, जो लोकसभा के जो वोट मिलेंगे वो मोदी जी के चेहरे पे मिलेंगे, इसलिए ये इनकी तरफ से एक आसान राह भी हो सकती है सुमेधानंद जी के लिए। लेकिन अमराराम चौधरी जो कि कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ रहे हैं, हर बार विपक्ष में कांग्रेस से हमेशा वोट काटते आए, लेकिन अब की बार कांग्रेस के सपोर्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सुमेधानंद के लिए थोड़ी मुश्किल की राहत हो सकती है। लेकिन इसमें राहत भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दिया कुमारी, जो बीजेपी के बड़े कद्दावर लीडर हैं, तो वो सभी मिलकर चुनावी कमान संभाले हुए हैं, तो इसलिए ये राहत मुश्किल नजर नहीं आ रही है। और सुमेधानंद सरस्वती लगातार तीसरी हैट्रिक लगाने के चांस में भी हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मोदी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव हो रहा है, यानी कि कमल के फूल पर, पार्टी के चिन्ह पर चुनाव हो रहा है, और ऐसे में बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाया जाएगा। लेकिन अब जब वक्त कम बचा है चुनाव प्रचार का, उस दौरान अब आगे कैसी रणनीति बनाई गई है, क्या तैयारियां हैं इस प्रचार की, और कैसे जनता के बीच जाएंगे यहाँ प्रत्याशी? जनता के बीच में जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर भी है और अति उत्साहित भी है। और दूसरा, जो जन समर्थन जहां भारतीय जनता पार्टी का देखा जाता है, आमजन से पूछा जाता है, तो कमल खिलेगा अब की बार 400 पार, हर तरफ से यही आवाज आती है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त भी है और जो लोकसभा प्रत्याशी है उनको सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जा रहा है। तो इसको लेकर आप देख सकते हैं कि आमजन में भी काफी प्रधानमंत्री मोदी जी का क्रेज है और मोदी जी के क्रेज के आधार पर भी पूरी 25 की 25 लोकसभा सीटों में जीतने का जो पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और मंत्रीजन ये अपनी बार 400 पार का जो नारा देते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी वजह को लेकर देते हैं। दूसरा, जो धार्मिक मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा, और जो इनका जो 100 दिन की जो कार्य योजना है, वो भी उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है, जिन्होंने SIT गठित करके पेपर लीक वाले मामले में उसको लास्ट तक ले गए और अभी थोड़ा बहुत और बच रहा है, तो उनमें भी वो गिरफ्तार यहाँ भी हो जाएंगे और काफी बड़े नाम भी उसमें सामने आ सकते हैं। दूसरा, जो बिजली का जो मुद्दा था, तो बिजली के मुद्दे पर भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और 3 साल बाद तो आत्मनिर्भर भी राजस्थान हो सकता है। और दूसरा तरफ देखा जाए तो BRCP की जो सबसे बड़ी पूर्वी राजस्थान की जो सबसे ज्यादा समस्या थी, उसी को लेकर इन्होंने MOU भी कर लिया और पेट्रोल डीजल में भी 2% रेट कम किया। हालांकि पेट्रोल डीजल में 2% रेट कम होने के बाद भी 7-8 राज्यों से ज्यादा राजस्थान में महंगा तेल मिलता है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो हुई। इसी को लेकर आमजन में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी, तो इसी को लेकर अब की बार 400 पार का ये नारा दिया जा रहा है। यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद चुनौतियां कम नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद विष्णु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। जल्द ही 3 सीटों पर होगा प्रत्याशियों का ऐलान। 25 कमल खिलाने को आतुर है जनता। बता दें आपको सीपी जोशी का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस ने जयपुर में टिकट देकर वापस लिया और कांग्रेस अपमानित करने का काम करती है, ये बड़ा बयान दिया है। साथ ही बैसाखी के सहारे पर है कांग्रेस, 25 कमल खिलाने को आतुर है जनता। बता दें आपको ये बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से, जहां ये बड़ा बयान दिया है
सीपी जोशी का। और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी हैं सीपी जोशी, इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जल्द ही तीनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा और 25 कमल खिलाने को जनता आतुर है। सीपी जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो कांग्रेस ने जयपुर में टिकट देकर वापस ले लिया। कांग्रेस अपमानित करने का काम करती है और ऐसे में बैसाखी के सहारे पर है इस वक्त कांग्रेस। तो ये बड़ा बयान दिया है सीपी जोशी ने। बता दें आपको, जयपुर में कांग्रेस के टिकट वापस लेने को लेकर आड़े हाथों लिया और कहा कि बैसाखी के सहारे पर है कांग्रेस। इधर बता दें आपको कि कांग्रेस पर अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सुगबुगाहट तेज है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के बयान भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में बता दें आपको सीपी जोशी का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने जल्द ही तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान की बात कही है। साथ ही 25 कमल खिलाने को जनता आतुर है, ये बात भी कही है। जीत का दावा करते हुए नजर आए सीपी जोशी। वहीं जयपुर में प्रदेश चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई और बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई और चुनाव प्रबंधन की बैठक में चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे। वहीं जैसलमेर राजस्थान और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर फंसा है पेंच। ऐसे में बता दें आपको, बंद कमरे में सीएम भजनलाल से उनकी मुलाकात हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं भाटी। मांगों पर नहीं बन पा रही है सहमति, भाटी ने बुलाई सर्व समाज की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है और बंद कमरे में उनकी भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है। बता दें आपको, जैसलमेर राजस्थान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर पैंच फंसा हुआ है। बंद कमरे में उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई, चर्चा भी हुई। अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं, सहमति नहीं बन पा रही है। भाटी ने सर्व समाज की बैठक भी बुलाई है। और इसी बीच लोकसभा चुनाव जुड़ी एक और अपडेट, जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन का दौर भी जारी है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने अपना नामांकन भर दिया है। वहीं बता दें आपको, नागौर से बीजेपी उम्मीदवार हैं डॉक्टर ज्योति मिर्धा। साथ ही नामांकन के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री रहे मौजूद। जनता के साथ नामांकन भरने पहुंची थी प्रत्याशी। बताते हैं आपको कि अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में लगातार अब नामांकन भर रहे हैं प्रत्याशी। इसी बीच आज डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी अपना नामांकन भरने पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। आज जनसभा भी होगी, मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे और हमें वहाँ पे ज़्यादा बातचीत करने का सब लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में जगह जगह जाके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करे, जनसभाएं करी है और उसमें जिस तरीके का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और पब्लिक में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। ये मेरी पहली प्राथमिकता तब भी नागौर में पानी को लेकर के आने की थी। जब मैं सांसद रही थी मैंने पूरे प्रयास किए थे और इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल फेज 2 का जो प्रोजेक्ट था वो पास कराने में अहम भूमिका मेरी रही थी। आज हमारी प्राथमिकता रहेगी कि घर घर जो जल जीवन मिशन है उसके तहत घर घर टूटी लग सके, लोगों को जो पानी की सुविधा है वो हो सके। अगर गांव ढाणी में जो लोग हमारे बसते हैं उनकी बिजली की सुविधा हो सके, हमारे जो युवा साथी हैं उनके रोजगार की बात कर सके, अगर हमारी महिलाएं हैं तो उनकी सुरक्षा की बात कर सके। अगर सरकार राजस्थान में और दिल्ली में हमारी होती है तो कई सारी चीजें जो है जनप्रतिनिधि के लिए बहुत आसान हो जाती है। रुक करते हैं अगली खबर का। संगरिया पुलिस ने जिला विशेष शाखा में तैनात एएसआई की सूचना पर एक बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करते 2 तस्करों को पकड़ा है। तस्करों के पास से 40 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई है। तस्करी में प्रयुक्त कैटर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और ऐसे में पकड़ी गई अफीम की कीमत लगभग 2 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी विकास सांगवान ने इस बड़ी कार्रवाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया और दोनों तस्कर संगरिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के संपर्क में थे जिनके लिए ये अफीम लेकर जा रहे थे और पुलिस अब दोनों तस्करों से कड़ी पूछताछ कर रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग नाकाबंदी की गई जिसमें ये सूचना थी कि कोई व्हाइट कैंटर गाड़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी में इन्वॉल्व है और वो रतनपुरा चौराहे के पास से गुजरेगी, जिसे जब
पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई तो उसमें एक गाड़ी, पंजाब नंबर की गाड़ी, उसको जब रुकवाया गया तो उसकी जो चालक की सीट थी और उसके जो परिचालक है उसके पीछे जो एक सीट होती है उस पे, उसके नीचे करीब 40 किलो 300 ग्राम अफीम पाई गई, जिसकी बाजारी कीमत करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रतनगढ़ से है, जहां 2.5 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव जालेऊ की है, जहां पुलिस ने शव को जिला अस्पताल में मॉर्चरी में रखवाया है और संदेह के आधार पर मृतका के बुआ और दादा को राउंड अप किया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जलेऊ निवासी इंद्रचंद पारिक की 2.5 वर्षीय पुत्री समृद्धि घर के आंगन में खेल रही थी। अचानक वो लापता हो गई। घटना की पुलिस को सूचना दी गई तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और समृद्धि का शव पशु चारे के छपरे में प्लास्टिक के कट्टे से बरामद किया गया। वहीं जिला अस्पताल की मॉर्चरी में उसे रखा गया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। टेलीफोन इतना मिले कि जड़ों गाँव में उनकी बेटी समृद्धि पारिक जो कि 2.5 साल की अपने आंगन में खेल रही थी घर के, वो गायब हो गई अचानक। इसकी सूचना पर SHO में जाता और मैं भी मौके पर पहुँचे। क्या पूछताछ की तो कुछ का पता नहीं चला। फिर घंटा से छानबीन करने पर घर की एक कोठरी में एक प्लास्टिक के कट्टे में उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी चेक करने पर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि पहले डुबोया गया, फिर बाहर निकाल के उसको कट्टे में डाला गया। वहीं दूदू थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 4 से 5 लोगों ने परिवार के साथ मिलकर होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने होटल में तोड़फोड़ कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में गैजी मोड़ के पास स्थित RK पंडित होटल पर शनिवार को सुबह लूट की नियत से आए 4-5 लोगों ने होटल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। उक्त लोगों ने बचने के लिए होटल में ही लगे CCTV कैमरे और LED को तोड़फोड़ की और साथ ही होटल संचालक हनुमान चौधरी निवासी गैजी ने बताया कि दूदू थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और बताया गया है कि शनिवार सुबह 7:30 बजे हनुमान, सीताराम, कालू, रमेश, खुदान जैसे तमाम लोग यहां पहुंचे थे और उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।